नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए एक प्यारी सी क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं और बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। ये आप लोगों का सेट नंबर 4 रहने वाला है। इससे पहले हम लोग 3 सेट अच्छी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं और आई होप उनकी मदद से आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से जो भी कॉन्सेप्ट जो भी क्वेश्चंस कराए हैं वो समझ में आए हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं प्यारे साथी। चलिए तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है एंटोनियम का, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में ये वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन है और आपको इसमें एंटोनियम बताना है ग्रेजुअल का। तो ग्रेजुअल का मतलब क्या होता है? देखो, ग्रेजुअल का मतलब होता है जब कोई चीज़ धीरे 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 करके बढ़ती है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेजुअल। अब यहाँ पे हमसे इसका एंटोनियम पूछा है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब कुछ ऐसी चीज़ होगी जो बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। कई बच्चे ना इसको थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में ले जाएंगे, वो इसको ये समझेंगे कि ग्रेजुअल का मतलब जब धीरे धीरे बढ़ना हो गया तो इसका मतलब वो चीज़ बिल्कुल ही रुक जाएगी। तो कई बच्चे इसको हो सकता है स्लो लगा दें, बट मेरे भाई आप देखो ये दोनों का थोड़ा ना सेम मीनिंग है बिल्कुल एक तरीके से। भाई ग्रेजुअल का मतलब होता है बहुत धीरे धीरे होने वाली और कॉन्स्टेंट जो प्रोग्रेस होती है उसको बोलते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पे स्लो इसका आंसर नहीं होगा। रेगुलर का मतलब होता है जो एकदम कॉन्स्टेंट तरीके से चीज़ें चल रही हैं उसको बोलते हैं, तो ये भी इसका सिनोनियम सेंस बना रहा है, मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। जेंटल का मतलब क्या होता है? सज्जन टाइप का व्यक्ति, तो ये तो बिल्कुल ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, यहाँ पर बिल्कुल ही मैच नहीं खा रहा। हमें एंटोनियम पूछा है तो वो हो जाएगा अब्रप्ट। अब्रप्ट का मतलब होता है कि कोई चीज़ एकदम से बढ़ जाए, एकदम से बहुत तेज़ी से जब कोई चीज़ बढ़ती है, सडन इंक्रीज जब किसी चीज़ में आता है तो उसको अब्रप्ट बोलते हैं, ठीक है जी। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। ये क्वेश्चन फिलर का है, बताइए कैसे भरेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है वर्क एंड डोमेस्टिक डैश मेड काजल शॉर्ट टेम्पर्ड। शॉर्ट टेम्पर्ड का मतलब क्या होता है? शॉर्ट टेम्पर्ड का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाए, बहुत जल्दी से गुस्सा हो जाने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? शॉर्ट टेम्पर्ड कहते हैं। अब आप मेरी बात हमेशा ध्यान रखना, जो फिलर वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें आपसे 2-3 तरीके के क्वेश्चन पूछेगा। एक तो आपसे ग्रामर बेस पूछ लेगा, एक आपसे वोकेबलरी बेस पूछ लेगा, और एक कभी कभी क्या होता है जिसमें थोड़ी सी आपको ना मेंटल एबिलिटी लगाने की ज़रूरत होती है। अब जैसे इसमें क्या है, प्रेशर हो गया, ग्रेविटी हो गया, वेट हो गया, फोर्स हो गया, अगर इनके मीनिंग भी पता होंगे ना तब भी आप एकदम से आंसर नहीं लगा पाओगे। लेकिन अगर आप मेंटली इनको अच्छी तरीके से सोच समझ के एक बार स्टेटमेंट को पढ़ लेते हो अच्छी तरीके से और मेंटली अगर आप उसको समझ लेते हो तो आप बहुत आसानी से आंसर कर पाओगे इस क्वेश्चन का। कैसे? देखो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन में आपको चारों वर्ड का मीनिंग पता है। प्रेशर का मतलब दबाव होता है, ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण टाइप, आकर्षण टाइप आप बोल सकते हो, अट्रैक्शन वगैरह, वेट वजन से रिलेटेड हो गया, और फोर्स मतलब दबाव। अब कई सारे बच्चे फोर्स और प्रेशर में यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि उन्हें मीनिंग तो पता है लेकिन वो मेंटली इस बात को ये नहीं समझ पा रहे कि इस जो ये सेंटेंस आपको दे रखा है इसके अंदर बात क्या चल रही है। आप मुझे बताओ, इसको ना थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करो। वर्क एंड डोमेस्टिक, तो काम का और एक घरेलू, ऐसा क्या हो सकता है जिसने काजल को शॉर्ट टेम्पर्ड बनाया होगा? तो वो क्या फोर्स होगा? नहीं, क्योंकि वर्क एंड डोमेस्टिक फोर्स नहीं होगा, वर्क एंड डोमेस्टिक प्रेशर होगा जो कि क्या कर देगा, जिसने क्या किया, काजल को शॉर्ट टेम्पर्ड कर दिया। तो जो बच्चे यहाँ पे फोर्स लगाने चले जाएंगे वो गलत हो जाएंगे, और जो प्रेशर लगा के आएंगे वो क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन इसको उसके अंदर का क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो मैंने यहाँ पे आपको क्या समझाया इस क्वेश्चन के अंदर कि आप अगर सिर्फ वोकेबलरी बेस्ड अगर इस पे आप अप्रोच मारते तो क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस हो जाते, आप ये फर्स्ट वाले में और फोर्थ वाले में फंस के रह जाते। लेकिन जैसे ही आपने इसको एक बार स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ा, रियल लाइफ से रिलेट किया, तो आपके क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। ये स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है भाई, इसका बताओ क्या होगा। क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है यू मस्ट अवॉइड राइडिंग इन अ क्राउडेड बस और ट्रैवलिंग इन अ मेट्रो ड्यूरिंग रश आवर्स एज बोथ आर क्वाइट अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस। अब आपको 4 पार्ट दे रखे हैं, यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे पहला पार्ट है, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरा, यहाँ से यहाँ तक तीसरा, और ये आपका बच गया लास्ट पार्ट।
अब बताओ कौन से पार्ट में गड़बड़ है। तो क्वेश्चन में आपने देखा मस्ट आपकी मॉडल वर्ब दे रखी है, यू आपका प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। मस्ट मैंने हमेशा आपको बताया कोई भी मॉडल वर्ब रहेगी प्यारे साथी तो उसके बाद हमेशा क्या आएगा, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। अब बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। अच्छा, तो यहाँ पे अवॉइड के बाद अगर आप देखेंगे तो ये देखिए आपको फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, उसके बाद ये जीरण लगा रखी है और ये इन प्रेपोजिशन है, उसके बाद ये अ क्राउडेड बस इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। फिर और आपका एक तरीके से लगा रखा है इनको, मतलब दो चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, यानी ये जो राइडिंग आपकी एक तरीके से यहाँ पे जीरण दे रखी है उसको, उसके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड की जा रही है इसके थ्रू। ठीक है जी, अब यहाँ पे समझिएगा बात को। अब जब आप यहाँ पे पूरी बात देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कैसा कंजंक्शन है। आप जानते होंगे मेरे प्यारे साथी, फैन वॉइस से इनको याद कराया जाता है और ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। इनकी कोशिश होती है कि जैसी चीज़ आगे होती है वैसी चीज़ ये पीछे लेते हैं अपना। यानी अगर यहाँ पे आप देखो आईएनजी वाली फॉर्म चल रही है तो यहाँ भी वही है, यहाँ भी बिल्कुल सेम जैसी चीज़ इधर है वैसी ही चीज़ इधर है। तो यहाँ पर कोई गलती नहीं है, सारी चीज़ें परफेक्ट है। बस गलत कहाँ पर आके हुआ, यहाँ पर आके ये एडवर्ब जो यहाँ पर दे रखी है ना, ये गलत है। आपको मैं बता दूं ये क्वेश्चन एक्चुअल में एरर में पूछा, लेकिन इसके अंदर एग्जामिनर ने कई सारी चीज़ें चेक कर ली आपकी। उसने आपका पूरा क्वेश्चन भी घुमा के एरर का क्वेश्चन भी चेक करवा लिया। उसने आपकी जो एक तरीके से एडवर्ब की नॉलेज होती है वो भी आपकी चेक करा ली। उसने यहाँ पे वोकैबुलरी भी चेक कर ली, यानी होमोनिम का क्वेश्चन भी यहाँ पे बना दिया। कैसे, आपको जानकारी होगी ये जो क्वाइट होता है ये दो तरीके से लिखा जाता है, एक तो ऐसे और एक मेरे प्यारे साथी इस तरीके से। अब दो तरीके से ये लिखा जाता है तो दोनों का मीनिंग थोड़ी ना सेम है, मीनिंग तो डिफरेंट है। इसको भी क्वाइट पढ़ते हैं, इसको भी क्वाइट पढ़ते हैं और दोनों का फंक्शन भी सेम है। ये भी आपकी क्या है प्यारे साथी, एडवर्ब है और ये भी क्या है, एडवर्ब है, लेकिन दोनों का ना मीनिंग अलग होता है। ये जो होती है ये टू मच के सेंस में आती है, जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा होती है तो उसके सेंस में आती है ये वाली क्वाइट। और ये जो होती है ये साइलेंस का मीनिंग करती है प्यारे साथी, यानी शांति के सेंस में आती है। तो अब जरा मुझे बताओ कि यहाँ पर आपके क्वेश्चन के अंदर आपको कौन सी सेंस चाहिए। तो आप कहेंगे भैया ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस होता है जो क्राउडेड आवर्स होते हैं उनके टाइम पे, तो यहाँ पे ये वाला क्वाइट नहीं आना था, ये वाला क्वाइट आना था। तो कौन से वाले पार्ट में गड़बड़ है, फोर्थ वाले में। इसीलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। समझ में आई बात, आगे चलें जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें आपको गलत स्पेलिंग बतानी है। बताइए भाई कौन सी स्पेलिंग गलत है, बहुत ध्यान से समझना है। मैंने आपको बताया था जब भी स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन आएगा वो दो तरीके से बढ़ता है। एक तो ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें एक ही स्पेलिंग को 4 डिफरेंट तरीक़ों से लिख के पूछेगा, आपसे पूछेगा कि बता दो इसमें से कौन सी सही है। और कभी कभी ऐसा होगा कि आपसे 4 डिफरेंट स्पेलिंग लिखेगा और आपसे पूछेगा कि बताओ इनमें से कौन सी रॉन्ग है या कौन सी राइट है। अब आप मुझे बताइए ये दोनों में से कौन से टाइप का क्वेश्चन है। तो आप कहेंगे भैया जी ये हमारे इस वाले टाइप का क्वेश्चन है, सेकंड टाइप का। तो अब इसका आंसर करो, बताओ कैसे पता करोगे। इसमें आपसे गलत स्पेलिंग पूछी है तो मैंने पहले ही कहा है स्पेलिंग एरर के क्वेश्चन को करने के जो भी दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं उनके अप्रोचेस अलग अलग होते हैं। इस वाले का अप्रोच मैंने आपको सिंपल क्या बताया था, आपको देखना है मेजॉरिटी किस चीज़ की चल रही है, मेजॉरिटी के हिसाब से ऑप्शन एलिमिनेट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। चाहे भले ही आपको उसकी सही स्पेलिंग पता हो या ना हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी स्पेलिंग हो, आप मेजॉरिटी लगाइए आपका आंसर निकल के आएगा। ये आपका राइट और रॉन्ग वाला जब हो तो आपको कभी भी गलत स्पेलिंग देखनी ही नहीं है, आप हमेशा सही वाली ढूंढो, गलत अपने आप पता चलेगी आपको। जैसे मैं इसमें देखूँ तो मुझे पता है सिंसियर की स्पेलिंग सही यही होती है, ग्रीवेंस की भी सही यही होती है और सीज की भी सही यही होती है। तो भैया जब मुझे ये मेरी 3 स्पेलिंग ठीक मिल चुकी हैं, मुझसे एग्जामिनर गलत पूछ रहा है तो ये आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो बच गया जो ऑप्शन वही मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब इसकी चाहे राइट स्पेलिंग कुछ भी हो, मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं अपने आंसर तक पहुंच चुका हूं। समझ में आ गई बात। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं इसकी जो राइट स्पेलिंग होती है प्यारे साथी, वो आपकी ये नहीं होती, इसकी राइट स्पेलिंग होती है इस तरीके से, ठीक है। और इसका जो मीनिंग होता है ये आपका फ्री टाइम होता है, यानी जो फ्री टाइम होता है उसको ही हम बोलते हैं लाइजर। क्या बोलते हैं, लाइजर। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन एक्टिव पैसिव का है। एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन को कैसे सेकंडों में उड़ाना है उसके मैंने अप्रोचेस आपको बताए हुए हैं। मैंने कहा था सबसे पहले आपको वर्ब वाले पार्ट को देखना है, वहाँ से आंसर समझ में ना आए तब आप ये जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला सिस्टम है इसको देखेंगे। तो अब आप देखिए आपको वर्ब में क्या दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे भैया जी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। अच्छा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो मैंने आपको क्या बताया था ये किस में चेंज होगा, तो आप कहेंगे भैया जी आपने कुछ बेसिक नियम बताए हुए थे हमें कि जब भी आप एक्टिव से पैसिव में जाएंगे तब ना तो टेंस चेंज होगा ना ही सेंटेंस चेंज होगा। तो बदलेगा क्या, बस कुछ नहीं होगा कि ये जो भी फॉर्म दे रखी होगी इसको आपको बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिख देना है। तो अब मुझे बताओ अगर ये पास्ट का है तो मुझे इस बी की जगह पे भी तो पास्ट की कोई फॉर्म लगानी होगी। यहाँ तो मुझे प्रेजेंट नज़र आ रहा है, यहाँ भी मुझे प्रेजेंट नज़र आ रहा है, यहाँ भी मुझे प्रेजेंट नज़र आ रहा है, तो पास्ट कहाँ बच गया, फर्स्ट वाले ऑप्शन में। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाओ। ये क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है, इसमें बताइए क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहे फियर्स कंपटीशन अगेंस्ट रेस्टोरेंट हैज़ ड्राइवन अप द प्राइसेस। तो कह रहा है कि जो एक तरीके से भयंकर कंपटीशन जो रेस्टोरेंट के बीच में है उसने प्राइसेस को क्या कर दिया, बढ़ा दिया है। अब आप मुझे बताइए अगेंस्ट लगाना सही रहेगा या मेरे प्यारे साथी बिटवीन या अमंग में से कुछ लगाना ठीक रहेगा। देखो दो ऑप्शन तो बच्चे बहुत अच्छे से उड़ा देंगे, ये वाला और ये वाला। ये फिक्स प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, अगर आपको प्रेपोजिशन अच्छे से आती हैं फिक्स प्रेपोजिशन तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी ना अब आपको ये अमंग और बिटवीन के बीच में पता होना चाहिए। देखो बिटवीन बेसिकली तब यूज़ करते हैं जब आपको पता हो कि आपके जो कंपोनेंट हैं वो फिक्स एकदम दो हैं, मतलब अगर उनको दो कंपोनेंट के रूप में देखा जा रहा है तो आप उसकी जगह पे बिटवीन का यूज़ करेंगे। लेकिन जैसे ही वो चीज़ 2+ आपको नज़र आने लगे तो तुरंत समझ जाना कि वहाँ पे क्या लगेगा, अमंग लगेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस यही यहाँ पे लगाना है। रेस्टोरेंट वर्ड प्लूरल है लेकिन मैं इससे ये नहीं समझ पा रहा कि ये दो है या दो से ज़्यादा। तो अब जब एग्जैक्ट मुझे नहीं पता चल रहा कि ये दो है या नहीं तो मैं तो इसको यही कंसीडर करके चलूँगा, क्योंकि कहीं पर ऐसा नहीं लिखा हुआ 2 रेस्टोरेंट के बीच में कंपटीशन की बात हो रही है। तो इसीलिए मैं बिटवीन भी नहीं लगा सकता। अलोंग और थ्रू तो मैंने पहले ही हटा दिए थे। तो मेरे प्यारे साथी मेरे पास क्या ऑप्शन बच गया, अमंग। तो अमंग हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ईडियम आपको बतानी है, क्या होगा इस ईडियम का राइट आंसर, कैसे इसको याद रखेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन पढ़िए, वॉक ऑन एयर, समझ रहे हो ना, इसको रिलेट कर लो हवा में उड़ने से। ठीक है ना, आपने सुना होगा कई बार लोग बोलते हैं कि भाई बड़े हवा में उड़ रहे हो, तो वॉक ऑन एयर का मतलब ही होता है हवा में उड़ना। और जब कोई व्यक्ति हवा में उड़ता है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि वो व्यक्ति अंदर ही अंदर ना बहुत खुश होता है। तो जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश होता है, टू बी वेरी हैप्पी, उसी को मेरे प्यारे साथी क्या कहा जाता है, वॉक ऑन एयर। ठीक है, तो इस तरीके से इसको रिलेट करके याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ये भी आपके सामने एक ईडियम है और ये इंपॉर्टेंट ईडियम है, लास्ट ईयर की पूछी गई है। तो आप ऐसे मान के चलिए कि ये 2026 में भी किसी ना किसी एग्जाम में आपको दिख जाएगी, किसी ना किसी शिफ्ट के अंदर। तो कह रहा है वांट टू कर्ल अप एंड डाई, इसका मतलब क्या होता है, वांट टू कर्ल अप एंड डाई। आप इस ईडियम को ना थोड़ा सा रिलेट करके ध्यान रखना। इस ईडियम को आप ये डाई वर्ड से समझने की कोशिश करो कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे मरने की नौबत आ गई होगी। ठीक है ना, वो बोल रहा है वॉन्ट टू कर्ल अप एंड डाई, तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाना जिससे मरने की नौबत आ जाए। इसका मतलब क्या है कि इस व्यक्ति ने कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया है जिससे इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही है और ये बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहा है। तो इसको ना थोड़े कुछ वर्ड आप पकड़ लिया करो, उनसे रिलेट किया करो ईडियम को। तो आंसर हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे साथी, ये है क्वेश्चन नंबर 9, स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है, आंसर करिए। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है लैक ऑफ रिक्वायर्ड विटामिन्स एंड मिनरल्स लीड अगेंस्ट सेवरल कॉम्प्लिकेशंस इन द ह्यूमन बॉडी। बताइए भैया किस पार्ट में गड़बड़ है। क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। लैक आपका सब्जेक्ट दे रखा है, कमी को दिखाता है। ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद उसका क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो ये जो यहाँ से पार्ट शुरू हुआ आपका रिक्वायर्ड विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये इतनी जो भी चीज़ दे रखी है ना, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो अब आप मुझे बताइए आपका सब्जेक्ट क्या बना, तो आप कहेंगे भैया जी सब्जेक्ट हमारा बना लैक,
ये कैसा सब्जेक्ट है? तो आप कहेंगे भैया सिंगुलर सब्जेक्ट है। अच्छा, जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मेरे प्यारे साथी इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे ये वर्ब आनी चाहिए थी, ये कैसी आनी चाहिए थी? तो आप कहेंगे सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए थी, बट यहाँ पर तो प्लूरल दे रखी है। तो कौन से पार्ट में गड़बड़ हो गई? आप कहेंगे भैया जी सेकंड पार्ट में, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमारा फर्स्ट पार्ट है और यहाँ से यहाँ तक हमारा सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट में गड़बड़ है। कौन से ऑप्शन पे दे रखा है? बी वाले पे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। इसकी जगह पे क्या कर देंगे? लीड्स कर देंगे। ठीक है जी, लीड्स कर देंगे इसकी जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। इसका आंसर करो क्या होगा भाई? सबसे पहले मैंने कहा था एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन हो गया या डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। दोनों को अटेम्प्ट करने का तरीका सेम है, लेकिन दोनों के ना नियम में थोड़ा थोड़ा अंतर है। उसके नियम में क्या होता है कि कोई भी टेंस नहीं बदलता, कोई भी सेंटेंस नहीं बदलता, लेकिन इसके नियम में दोनों चीज़ें बदलती हैं। सेंटेंस भी बदलेगा, टेंस भी बदलेगा, और सारे के सारे जो सेंटेंस होते हैं वो आपके कहीं ना कहीं असर्टिव में ही लिखे जाते हैं। ठीक है ना? जब इन्वर्जन आ जाए तब बात अलग है, लेकिन जर्नली सारे के सारे किस में लिखे जाते हैं? असर्टिव में। तो अब आप मुझे देख के बताओ यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो आप कहेंगे भैया जी जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट है ना, उसके अंदर हमें दिखाई दे रहा है कि सेंटेंस हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है। और मैंने आपको बताया था कि जब सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा तो वो कहीं ना कहीं आपका क्या होगा? बताइए कौन सा सेंटेंस होगा? तो आप कहेंगे भैया जी वो इम्पेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो अब आप मुझे बताइए कि इसको कैसे चेंज करेंगे? तो आप कहेंगे भैया जी हमें पता है ऑर्डर्ड वगैरह होता है, या फिर अगर हम बात करें और चीज़ें होती हैं जैसे रिक्वेस्ट करना, ऑर्डर करना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड हो जाती थी। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कह रहे हैं सैड हर, ये तो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, तो इसके बाद तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ ही नहीं सकता। ये चीज़ खेल ख़त्म हो गया। अच्छा, यहाँ पे टोल्ड टू हर कर दिया तो यहाँ पर भी गलती देखने को मिल गई, क्योंकि टोल्ड ट्रांजिटिव वर्ब होती है, डायरेक्ट हम उसका ऑब्जेक्ट रख देंगे, तो ये चीज़ यहाँ से गलत पकड़ ली हमने। अब हम इसको ठीक कैसे बनाएंगे? सबसे पहली चीज़ है दीपाज मदर टोल्ड हर होगा, दोनों में दे रखा है, लेकिन इसको ना जब आप कनेक्ट करोगे, ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, जब इसको हटाओगे तो इसको हटा के लिखने के 2-3 तरीके हैं। पहला तो आप इन्फिनेटिव यूज़ कर लो, ये एक तरीका है, इसको यूज़ कर लो। इसको यूज़ नहीं करोगे तो आप इसकी जगह पे जो परफेक्ट सूटेबल आपकी मॉडल वर्ब होगी आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। फिलहाल अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे दोनों ही ऑप्शन में जो है वो क्या दे रखा है? दोनों ही ऑप्शन में इन्फिनेटिव दे रखा है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। यहाँ पे हम आगे बढ़ जाते हैं। अब हम यहाँ पे आगे देखेंगे तो मेरे प्यारे साथी यहाँ प्रेजेंट दे रखा है। प्रेजेंट से आप किस में जाते हैं? तो मैंने आपको बताया था प्रेजेंट का कोई भी टेंस दे रखा हो, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएंगे तो वही सेम टेंस वही किसका बन जाएगा? पास्ट का बन जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, मतलब प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, तो आपको किस में जाना होगा? पास्ट के इंडेफिनिट में। कहाँ दे रखा है? तो आप कहेंगे भैया जी यहाँ पे सेकंड फॉर्म दे रखी है और यहाँ पे थर्ड फॉर्म दे रखी है, और वो भी हेड के साथ। तो यहाँ तो पास्ट का परफेक्ट हो गया, हमें पास्ट का इंडेफिनिट चाहिए, तो वो इस ऑप्शन में तो है नहीं, तो जिस ऑप्शन में दे रखा है वही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। यानी डी, आपका डी ऑप्शन राइट नहीं होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट होगा। समझ में आई बात? ठीक है ना? और बाकी अगर इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और भी था, आप यहाँ पे देख सकते थे, मैंने कहा था कि आप वर्ब वाला पार्ट देखो और जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं उनको ध्यान से देखो, क्योंकि यही चीज़ें लौट फिर के बदलती हैं। अब अगर ये यू दे रखा है तो ये यू तो चेंज होना चाहिए, यहाँ नहीं था, यहाँ नहीं था चेंज। और दूसरी चीज़ यहाँ पे हमने पहले ही देख ली थी कि इसने गड़बड़ कर रखी थी, तो हम विद इन सेकेंड भी इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट ऑप्शन मार सकते थे। समझ में आई बात? ये था जल्दी से इस क्वेश्चन को करने का तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। इसमें आपको एंटोनियम बताना है इन्वेड वर्ड का। इन्वेड का मतलब होता है किसी पे अटैक करना, आक्रमण करना, उसको हम क्या कहते हैं? इन्वेड करना। इसी का नाउन फॉर्म होता है इन्वेजन। ठीक है ना? अब आपसे इसका एंटोनियम पूछा है, तो भाई मेरा बर्ड कैसा है आप बताइए? तो आप कहेंगे भैया जी आपका बर्ड निगेटिव कॉनोटेशन का है। मुझसे एंटोनियम पूछा है, मतलब मेरा आंसर कैसा होगा? पॉजिटिव कॉनोटेशन का बर्ड। ढूंढो जरा आंसर। अटैक का मतलब तो आक्रमण करना होता है, सेम कॉनोटेशन का वर्ड है। सीज का मतलब होता है किसी चीज़ को जब्त करना, कैप्चर कर लेना, निगेटिव सेंस का वर्ड है, तो ये भी आपका इसमें आ गया। असॉल्ट का मतलब होता है किसी पे हमला करना, ये भी निगेटिव कॉनोटेशन का वर्ड है। बट मुझसे तो एग्जामिनर ने एंटोनियम पूछा है, वो मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है? भाई जब ये 3 ऑप्शन तो सेम हो गए तो ये तो मेरे आंसर हो ही नहीं सकते। आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन।
ऐसे निकालते हैं क्वेश्चन का आंसर। अब कितने भी खतरनाक से खतरनाक क्वेश्चन हो, अगर आप उसको ऐसे एकदम से उसकी सेंस पकड़ने आ जाएगी ना आपको, तो आप आसानी से आंसर लगा पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है। इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है अ पर्सन हु लिसन्स टू समवन्स प्राइवेट कन्वर्सेशन विदाउट देम नोइंग, यानी एक वह व्यक्ति जो कि लोगों की बातें सुनता है उनको बिना पता चले। तो ऐसे लोगों को वैसे तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे हम स्पाई भी बोल देते हैं, एजेंट भी बोल देते हैं और भी सारे, लेकिन ये ना सिर्फ वो टर्म हैं जो हम क्या करते हैं बस ऐसे यूज़ कर लेते हैं। लेकिन एक्चुअल जब OWS आपसे पूछा जाएगा तो इसके लिए जो टर्म यूज़ होती है वो होती है एबैस ड्रॉपर। और एबैस ड्रॉपर की इंग्लिश में मेरे प्यारे साथी यहाँ पे डबल पी बनता है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, यहाँ पे डबल पी होगा, ठीक है ना। तो एबैस ड्रॉपर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ये। तो ये तो हो गया हमारा राइट आंसर। बाकी अगर हम बात करें, इन्फिल्ट्रेट करने का मतलब होता है घुसपैठ करना, यानी ये टेररिस्ट से संबंधित है, धोखेधड़ी से संबंधित वर्ड है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। फिलहाल बाकी तो हमने तीनों हटा ही दिए हैं, आंसर आपको हमने सीधे बता दिया एबैस ड्रॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे भाई। इस क्वेश्चन का बताओ क्या आंसर होगा। ईडियम आपको दे रखी है, इसका आंसर करेंगे। और देखो यहीं पे ना मैं आपको 2 ईडियम बताऊंगा, क्योंकि ये जो आपको दे रखा है ये बीन वर्ड से 2 ईडियम बनती हैं आपकी। आप बीन को ऐसे समझ लो कि ये बीज के संबंध में आप इसको मान के चलो, आप इससे ना 2 ईडियम याद रख पाओगे बहुत आसानी से। अगर कोई चीज़ फुल ऑफ बीन्स है, जैसे एक मान लो ये मटर का पौधा है और इसके अंदर बीज हैं, तो आप समझो कोई चीज़ फुल ऑफ बीन्स है तो वो कैसी है। फुल ऑफ बीन्स का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा भरा हुआ है जिससे इसको क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगी। इसको खा के, भाई मटर खा के क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो आप ऐसे समझ लो कि किसी चीज़ के अंदर अगर कोई चीज़ फुल ऑफ बीन्स है, बीजों से भरी हुई है, तो उसे खा के आपको क्या मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी। यानी फुल ऑफ बीन्स का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी। रिलेट कर पाओगे आसानी से इसको। आई होप कि आप अच्छी तरीके से इसको रिलेट करके याद रख पाएंगे, ठीक है ना। और डायरेक्ट अगर आपको याद हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। लेकिन मैंने जैसा कि कहा कि मैं यहाँ से आपको एक ईडियम और याद कराऊंगा। वो कौन सी है। फुल ऑफ बीन्स की बजाय एक ईडियम और बार बार आपसे पूछी जाती है, दैट इज स्पिल द बीन्स, ठीक है ना। स्पिल द बीन्स, इसका मतलब क्या होता है, तो वही जो मैंने मटर आपको बना के दिखाई अभी, मैं उसी से इसको रिलेट कर दूंगा। जैसे जब आपने मटर देखी होगी प्यारे साथी, जब वो कबर के अंदर उसके जो बीज बंद होते हैं तब आपको पता नहीं होता कि उसके अंदर क्या है। और आप इस स्पिल बॉब का मीनिंग भी जानते होंगे, इसका मतलब होता है छीलना। तो आपको नहीं पता कि मटर के अंदर क्या है, मतलब जो उसका एक तरीके से खोल है उसके अंदर क्या है, लेकिन जैसे ही आप मटर को छीलते हैं तो आपको उसके अंदर के बीज दिखने लगते हैं। तो स्पिल द बीन्स का मतलब होता है जैसे ही आप इसको खोलेंगे तो आपको इसके अंदर के बीज दिखने लगेंगे, मतलब रिवील कर देना किसी सीक्रेट को, ठीक है ना। तो रिवील आ सीक्रेट, किसी सीक्रेट को रिवील कर देना, वही क्या कहलाता है, स्पिल द बीन्स। उसके लिए एक ईडियम आती है, तो आप इसको भी ऐसे तरीके से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। यहाँ पे आपको गलत स्पेलिंग बतानी है। अब ये भी ज़रा मुझे आप लोग बताएंगे इस चीज़ को। मैंने आपको बताया स्पेलिंग एरर के क्वेश्चन 2 तरीके के होते हैं, तो ये कौन से तरीके का है, तो बहुत अच्छी तरीके से आप मुझे तुरंत बता देंगे कि भैया जी ये वो क्वेश्चन है जिसमें आपको 4 डिफरेंट स्पेलिंग दे रखी हैं और आपसे गलत पूछा है। मैंने आपसे कहा भी था कि एग्जामिनर ऐसे में आपसे या तो राइट पूछेगा या रॉन्ग पूछेगा, लेकिन आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, हम भैया कभी भी रॉन्ग नहीं देखेंगे, हम तो राइट देखेंगे और क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। तो ज़रा देखो कहाँ पे दे रखी है। आप कहेंगे यहाँ पे देखो लाउडेबल, एकदम सही स्पेलिंग है। लाउड प्लस एबल, LAUD होता है, और एबल ये जो लगाया हुआ है ये एक आपका सफिक्स है जो कि इसको एडजेक्टिव बनाने का काम कर रहा है। सेम मेरे प्यारे साथी लाफ की स्पेलिंग भी यही होती है और उसमें एबल लगा रखा है। लेमेंट का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसपे एक तरीके से आप परेशान हो, दुखी हो, उस चीज़ के लिए आता है, और उसमें एबल लगा के एडजेक्टिव बना रखा है, मतलब यहाँ तक भी ठीक है। तो भैया मुझे मतलब ही नहीं है कि चौथी स्पेलिंग क्या है, मुझे पता चल गया कि मेरी ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। मुझसे एग्जामिनर गलत पूछ रहा है, मतलब ये तीनों मेरे आंसर नहीं हो सकते। तो ये तीनों जब आंसर नहीं हो सकते तो जय बब्बा की मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 4th वाला ऑप्शन। ऐसे तरीके से आंसर निकालना है, ठीक है ना। अब मैं आपको इस तरीके से करके क्यों बता रहा हूँ, मैं तो चाहूँ तो मैं डायरेक्ट भी लगा दूँ आते ही कि हाँ भैया ये तीनों स्पेलिंग तो ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मैं इस तरीके से सोचना आपको इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि जैसे मैं सिखाऊंगा आप वही अप्रोच पेपर में ट्राई करोगे।
आपका दिमाग उसी तरीके से चलेगा जिस तरीके से एक टीचर एक ट्रेनर आपको ट्रेंड करेगा। समझ में आई बात? तो इसलिए मैं ये अप्रोचेस आपको सिखा रहा हूँ, ताकि पेपर में अगर कोई क्वेश्चन ऐसा भी आ जाए जिस पे आप समझ ना आए कि यार इसका आंसर क्या होगा, तो आपको मेरा अप्रोच तुरंत ध्यान आ जाएगा कि हाँ सर ने बताया था इस तरीके से ऐसे करना है। नेक्स्ट आ जाइए, ये है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें आपको एरर का क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इसका आंसर बताइए। कह रहा है ही इज़ वन ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव सपोर्टेड अस इन आवर हार्डशिप डेज। क्वेश्चन बढ़िया है, इसका आंसर करने के लिए बस आपको इतना पता होना चाहिए कि आर्टिकल कहाँ यूज़ किए जाते हैं और कैसे यूज़ किए जाते हैं। अब आप जानते हैं कि आर्टिकल आपके दो ही होते हैं, एक तो ए और एन, और एक आपके प्यारे साथी द। अब आप कहेंगे भैया आपने तो 3 बताए। मेरे प्यारे साथी एक्चुअल में आर्टिकल 2 ही होते हैं। भाई आर्टिकल आपके कौन से होते हैं, एक तो इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं और एक डेफिनेट आर्टिकल होते हैं, ये उसके सब पार्ट्स हैं। तो ये इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन वाली कैटेगरी है, और डेफिनेट आर्टिकल आपका मात्र एक ही होता है द। अब हम कैसे इनको यूज़ करते हैं क्या, तो आप हमेशा याद रखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पे देखा, और ये ए और एन आर्टिकल की खास बात ये होती है ये हमेशा सिंगुलर के लिए होते हैं, लेकिन द आर्टिकल ऐसा होता है ये प्लूरल और सिंगुलर दोनों के साथ यूज़ हो जाता है। ठीक है ना, तो ये छोटी छोटी बातें आप यूज़ रखिए, आपको इन्हीं से कई बार चीज़ें देखने को मिल जाएंगी पेपर में। लेकिन मैंने कहा कि इस क्वेश्चन को हम कैसे अटैम्प्ट करेंगे, तो मैंने अभी आपको बताया कि आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, एक तो इंडेफिनिट और एक डेफिनेट। तो आप अगर देखोगे ये स्टूडेंट्स जो है ये एक नाउन है। नाउन को जब भी आप यूज़ करोगे तो उससे पहले आर्टिकल लगाना मैंडेटरी हो जाता है, जब आप उसकी मेरे प्यारे साथी जनरल सेंस बनाना चाहें। अदरवाइज़ वो बहुत एक्सट्रीम सेंस करने लगता है, बहुत ही एक तरीके से पर्टिकुलर सेंस बन जाती है उसकी, तो वो हम लोग अवॉइड करते हैं हमेशा। तो उसके लिए हमें आर्टिकल तो लगाना है। अब जरा मुझे देख के बताओ, क्या यहाँ पर हम ए या एन लगा सकते हैं? तो आप कहेंगे नहीं भैया जी, क्योंकि हमारा जो स्टूडेंट्स जो वर्ड दे रखा है ये एक प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ ए और एन आर्टिकल तो आएगा नहीं। अच्छा, अगर हम इसके साथ द लगाएंगे तो क्यों लगाएंगे वो आप समझिए। इसके साथ आपको गड़बड़ तो आप समझ चुके हैं कि इसके यही वाले पार्ट में है, और मैं इस वाले को ए ऑप्शन पे मान के चल रहा हूँ। ये फर्स्ट वाला पार्ट है, ठीक है जी, ये फर्स्ट वाला पार्ट है और इसमें गड़बड़ दे रखी है। अब आप समझिए, स्टूडेंट्स के साथ में हमने यहाँ पे द आर्टिकल क्यों लगाया, उसका रीज़न समझाता हूँ। ये वन ऑफ स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स को सीधे सीधे उसने क्या कर दिया, डेफिनेट कर दिया, निश्चित कर दिया। ऐसे ही नॉर्मली बात नहीं कर रहा कि वन ऑफ स्टूडेंट्स करके कुछ, उसने उनके बारे में आगे बताया हुआ है, आगे एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि ये उन स्टूडेंट्स में से एक है जिसने हमारा कठिनाइयों के दिनों में साथ दिया, सपोर्ट किया। तो मेरे प्यारे साथी, इन स्टूडेंट्स की जो सेंस है वो डेफिनेट बना दी गई है, और डेफिनेट सेंस के सेंस में आप कौन सा आर्टिकल लगाएंगे, डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे। तो सिंपल सा आप समझ चुके हैं कि यहाँ पे द आर्टिकल क्यों लगाया गया है। आई बात समझ में? आ जाओ, अब यहाँ से हमारा शुरू होगा क्लोज टेस्ट का खेल। तो ये है क्लोज टेस्ट आपके सामने, बढ़िया तरीके से पढ़िए और इसका आंसर करिए। देखो क्लोज टेस्ट के अंदर मैं आपको बता दूँ, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट होता है इसके अंदर क्लोज टेस्ट आता है, PQRS आते हैं, पैराजंबल जो कि PQRS ही है सेम। अच्छा, और इसमें एक चीज़ और आती है आपकी क्लोज टेस्ट, और आपका एक होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट, जिसके अंदर वो आपके कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन आते हैं, पैसेज वाले, उनके लिए। तो 3-4 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये आपका क्लोज टेस्ट है, ऐसे ही एक पैसेज वाला क्वेश्चन आता है, और उसमें से क्या होता है, डिफरेंट पूरी पैसेज होगा, उससे रिलेटेड आप सबको कुछ क्वेश्चन दे रखे होंगे, उनके आंसर आपको बताने होंगे। अब आप कितना भी कर लो, सबके अंदर बस अगर 2 बातें अगर आप समझ गए तो आसानी से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे और कभी डरोगे नहीं। पहली चीज़ आपको हमेशा याद रखना है, एग्जामिनर कितना भी कोशिश कर ले, क्वेश्चन हमेशा 2 ही चीज़ों से रिलेट रहेगा, या तो उसके अंदर कहीं ना कहीं ग्रामर से आंसर निकल रहा होगा, अगर ग्रामर से नहीं निकलेगा तो वोकैबुलरी से निकलेगा। अब वोकैबुलरी आप किस तरीके से उसमें यूज़ कर पाते हैं वो चीज़। तो ज़रा सबसे पहले क्लोज टेस्ट को पढ़िए, क्या कह रहा है भाई, क्योंकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग जब तक आपको पैसेज की नहीं लगेगी तब तक आप नहीं समझ पाएंगे कि उसके अंदर क्या चल रहा है। तो मैं शुरू की 2-4 लाइनें पढ़ लेता हूँ, जिससे मुझे समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर क्या चीज़ चल रही है। कह रहा है मैन मेड फाइबर इज फाइबर हुज केमिकल कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज आर सिग्निफिकेंटली मॉडिफाइड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इससे मुझे तुरंत समझ में आ गया कि भाई साहब यहाँ पे फाइबर्स की बात चल रही है, और उनके बारे में एक तरीके से जानकारी दी जा रही है कि कौन सी फाइबर है, किस तरीके से क्या है, उसका केमिकल कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़, ये सारी चीज़ें इनके बारे में जानकारी दी जा रही है। बस
मेरा काम यहीं ख़त्म हो गया, मुझे यहीं से समझ में आ गया कि अब मुझे इसके अंदर क्या, मैंने कहा कि आपको ग्रामर और वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, तो आप ग्रामर से रिलेटेड थोड़ी थोड़ी चीज़ें देखने की कोशिश करो। जैसे आप इसका टेंस पहचानो, इसमें कौन सा यूज़ हो रहा है, कैसी इसमें टोन वगैरह यूज़ हो रही है, वो चीज़ें आप देखो। और वोकेबलरी बेस्ड मतलब आप देखो कि इसमें पॉजिटिव कॉनोटेशन यूज़ हो रही है, निगेटिव कॉनोटेशन, तो आप देख रहे हो कि इसमें तो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो निगेटिव तो कोई बात ही नहीं है। तो बस अब आपका यहाँ से क्वेश्चन होना शुरू हो जाएंगे। अब आप देखो, पहले ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, चारों के चारों ऑप्शन ऐसे हैं, आप देखते ही बता देंगे कि क्वेश्चन ग्रामर बेस्ड है। तो ग्रामर बेस्ड है, पहला फिलर ये दे रखा है, बताओ यहाँ पे क्या आएगा। तो आप अगर ध्यान से देखोगे, यहाँ से आपका शुरू हो रहा है और यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ है, मतलब यहाँ से एक नई क्लाउज शुरू हो रही है, तो मतलब यहीं से हमारा आंसर निकल के आएगा। मैन मेड फाइबर्स, फाइबर आपका कैसा सब्जेक्ट है भाई, मैन मेड तो इसके लिए क्या हो गया, आपका एडजेक्टिव हो गया। तो हमारा मेन नाउन क्या है यहाँ पे, फाइबर है। अब ये कैसा है, तो आप कहेंगे भैया प्लूरल है। अच्छा, अगर ये प्लूरल है तो इसके साथ ये बी का तो कोई लॉजिक है नहीं, ये तो आएगा नहीं। अच्छा, इज आएगा नहीं क्योंकि सिंगुलर हो जाएगा, और बिल भी इस पर कोई मतलब नहीं है प्यारे साथी। यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा आर, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, प्लूरल वर्ब चाहिए, ठीक है ना, प्लूरल वर्ब चाहिए। और अब आप कहेंगे कि भैया जी आपने ये बिल बी वाला कैसे उड़ाया। मेरे भाई, मैं नॉर्मल चीज़ों को इन्फॉर्मेशन तरीके से, एक तरीके से इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, पूरे पैसेज के अंदर इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, मैन मेड फाइबर के बारे में बताया जा रहा है, फैक्चुअल बातें हैं। और जो फैक्चुअल बातें होती हैं उनको फ्यूचर में नहीं लिखते, उनको प्रेजेंट से डिनोट करते हैं प्यारे साथी। तो इसी वजह से यहाँ पे बिल बी खत्म हो गया, ये दोनों ऑप्शन वैसे खत्म हो गए, आपका बच गया बी ऑप्शन। तो यही क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखो, इसके अंदर अगर आपको फ्रेज़ की, मैंने कहा ना, आप क्वेश्चन देखते ही समझ जाएंगे कि आपको क्या करना है। अब ये क्वेश्चन में अगर आपसे पूछूं कि ये वोकेबलरी बेस्ड है या ग्रामर बेस्ड है, तो कई बच्चे चंद सेकंडों में बता देंगे कि भैया जी अगर आपको ग्रामर की नॉलेज है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर दोगे, क्योंकि ग्रामर के अंदर ही एक पार्ट आता है प्यारे साथी, किसका, फ्रेज़ का। अब जिस बच्चे को फ्रेज़ की नॉलेज होगी वो इस क्वेश्चन को आसानी से कर देगा। कैसे, देखो मैं आपको बताता हूँ। आप सेकेंड वाले पे देखो, आप यहाँ से पढ़ो, कह रहे हैं मैन मेड फाइबर्स आर स्पन एंड वूवन इनटू अ लार्ज। अब ये अ लार्ज से आपको क्या समझ में आ रहा है, तो आप कहेंगे भैया जी एक हमारी फ्रेज़ होती है, बल्कि दो फ्रेज़ होती हैं, एक तो होती है अ लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ, और एक होती है द लार्ज नंबर ऑफ। तो ज़रा मुझे देखकर बताओ, क्या यहाँ पे आप सेकंडों में पता नहीं कर सकते थे कि यहाँ पे एक फ्रेज़ कंप्लीट की जा रही है। तो यहाँ पे सेकंड वाले में क्या आ जाएगा, ये नंबर आ जाएगा, अ नंबर ऑफ यहाँ पे होगा, ठीक है ना, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, ऐसे ही बस होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसका बताओ क्या होगा। तो यहाँ से पढ़ो, करेक्ट कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, फिर डैश दे रखा है गारमेंट्स सच एज शर्ट, स्कार्फ्स एंड होइजरी, ठीक है ना। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा। अब आपको यहाँ पर भी क्वेश्चन देख रहे हैं, आप समझेंगे कि ये वोकेबलरी बेस्ड है, पर मैं कहूँगा नहीं, ये वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, ये भी ग्रामर बेस्ड है। अगर आपको ये पता है कि ये जो इंक्लूडिंग आपका दे रखा है ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, तो आप आसानी से बता देंगे। आपको पता होगा इंक्लूडिंग का मतलब हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कई सारी चीज़ों को ना एग्जाम्पल के तौर पे इंक्लूड करके चलना पड़ता है, मतलब एक साथ जब हम चीज़ों को लाते हैं तो इंक्लूड करना कहा जाता है उस चीज़ को। तो अब आप मुझे बताओ, क्या मैं यहाँ पे गारमेंट्स सच एज शर्ट, स्कार्फ्स, होइजरी और होम फर्निशिंग्स कुछ मैं चीज़ें ऐड कर रहा हूँ, और ऐड कर रहा हूँ मतलब उनको इंक्लूड करके मैं बता रहा हूँ कि गारमेंट्स, यानी वो एक तरीके से कपड़ों की बात कर रहा है, और उसमें उसने एग्जाम्पल्स भी ऐड कर रखे हैं, तो वो उन चीज़ों को इंक्लूड करके बात कर रहा है, इसलिए इंक्लूड होगा। रैपिंग का मतलब कि एक प्रकार से लपेटने के सेंस में आता है, शो मतलब दिखाना, और काउंट मतलब गिनना। तो तीनों के तीनों बाकी इलॉजिकल हैं, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, केवल इंक्लूडिंग वर्ड ही आपका यहाँ सेंस बना रहा है। तो आपने अब तक देखा कि जो भी इस आपके क्लोज टेस्ट में 3 क्वेश्चन अब तक आए हैं, तीनों के तीनों क्वेश्चन ग्रामर की नॉलेज से आसानी से हो सकते थे, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन बताओ, तो आप देखते ही समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन वोकेबलरी बेस्ड नहीं है, ग्रामर बेस्ड है। जिसको मच, सो, मोर, सच इनके बारे में जानकारी होगी वो इस क्वेश्चन को आसानी से कर देगा। अब जरा देख के बताओ, तो आप कहेंगे भैया जी ये तीनों की तीनों तो एडवर्ब हैं। सच की अगर हम बात करें तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, सच एज, सच दैट, ये चीज़ें होती हैं। तो अब यहाँ पे कौन सा आएगा, तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि मेरे प्यारे साथी ये जो होता है ये आपका क्या होता है,
जो आपकी एक तरीके से पॉजिटिव डिग्री होती है, उनके टाइम पे उनको दिखाने के लिए आता है। दो लोगों का जब हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं, वो भी पॉजिटिव डिग्री के थ्रू जब हम दिखा रहे होते हैं उसको, तब तो उस केस में इसका हम यूज़ करते हैं। तब हमने वहाँ देखा है मच और मोर प्यारे साथी, ये भी आपने देखा होगा, ये कंपैरेटिव डिग्री को दिखाने के लिए यूज़ होता है। और मच क्या करता है, किसी भी एडजेक्टिव को क्या करता है, इन्हेंस कर देता है और थोड़ा सा। तो एडवर्ब है चारों की चारों, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कौन सी यूज़ करनी है, तो आप ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पे एज तो मुझे दिखाई दे रहा है और यहाँ पे मुझे एग्जाम्पल दिखाई दे रहे हैं, अपहोल्स्ट्री, कारपेट्स और ड्रैप्स। तो मैं तुरंत समझ गया कि एग्जाम्पल की सेंस अगर देनी है तो ये तीनों तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि एग्जाम्पल देने के लिए हम सच एज का यूज़ करते हैं। ये ग्रामर का कॉन्सेप्ट है सीधा सीधा। अगर आपको अच्छे से पता है तो आप विद इन सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते थे। तो फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। और बाकी एक इस क्वेश्चन के अंदर हिडन तरीका भी मैं बता सकता हूँ उसको लगाने का। जिन बच्चों की नज़र बहुत तेज़ है ना, वो यहाँ से इस क्वेश्चन को ऐसे भी देख सकते थे कि टायर कॉर्ड, फ्लेम प्रूफ लाइनिंग्स और ड्राइव बेल्ट्स, इनके लिए ये भी तो एग्जाम्पल ही दे रहा है, ये भी तो एग्जाम्पल की सेंस में बात हो रही है। तो जब इनके लिए यहाँ पे सच एज आया है, तो मेरे प्यारे साथी यहाँ पर भी तो सेम चीज़ें हैं, तो इनके लिए भी सच एज ही आएगा। ये वो तरीका होता है जब बैकवर्ड रीडिंग और फॉरवर्ड रीडिंग आप करते हैं और आपको कई बार क्वेश्चन के आंसर का अंदाज़ा नहीं लगता, तब आपको कहीं ना कहीं ऐसे हिंट भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है ना, तो ये तरीका हो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये है आपका लास्ट क्वेश्चन आज का। ज़रा इसका बताओ क्या होगा आंसर। पाँचवें विकल्प में ज़रा ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, यहाँ से पढ़ना। होम फर्निशिंग, फिर आपका दे रखा है सच एज अपहोल्स्ट्री, कारपेट्स एंड ड्रैप्स एंड किस तरीके का पार्ट। अब ये क्वेश्चन भी अगर मुझसे कोई पूछे कि भैया इसमें भी ज़रा बताओ कि ये वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन है या ग्रामर बेस्ड है, तो मैं आपसे कहूँगा क्या इसमें एक वर्ड के अलावा कोई दूसरा वर्ड दिखाई दे रहा है। भाई लौट फिर के इंडस्ट्री वर्ड ही घूम रहा है, और वो भी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ। मतलब ये क्वेश्चन भी मेरा आपका, कोई बंदा कहे कि ये वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन है, बट नहीं, ये क्वेश्चन आपका ग्रामर बेस ही है। बस आपको पता होना चाहिए कि यहाँ कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगी। अब आप ध्यान से देखो, पार्ट्स क्या है, तो आप कहेंगे भैया नाउन है। कैसा नाउन दे रखा है, प्लूरल नाउन दे रखा है। अब मुझे यहाँ पे नाउन को मॉडिफाई करने वाला वर्ड चाहिए। अब नाउन को मॉडिफाई करने वाला वर्ड चाहिए, तो मेरे प्यारे साथी वो कौन सा होता है, तो आप कहेंगे एडजेक्टिव होता है। अब यहाँ जो आएगा वो एडजेक्टिव होगा। इंडस्ट्री तो नाउन होता है, आंसर नहीं होगा। इंडस्ट्रियलिस्ट, IST लगा हुआ है, ये पर्सन को दिखाता है मेरे प्यारे साथी, तो ये भी क्या होगा, आपका नाउन होगा, मतलब ये भी आंसर नहीं है। इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्रियलाइज्ड, अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये आपका क्या है, पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल यूज़ नहीं करना है यहाँ पे, यहाँ एडजेक्टिव चाहिए, प्रॉपर एडजेक्टिव चाहिए एकदम। तो इंडस्ट्रियल पार्ट हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कई बच्चे दो ऑप्शन तो उड़ा देंगे लेकिन वो इनमें फंस जाएंगे। हमें यहाँ प्रॉपर एडजेक्टिव चाहिए, हम पार्टिसिपल का यूज़ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो इंडस्ट्रियलाइज्ड नहीं करेंगे, इंडस्ट्रियल पार्ट्स होगा वो उसका। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन। तो भाई ये आज का हमारा 20 क्वेश्चन का सेट कंप्लीट होता है। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे भाई।